बाकी आप सभी लोग जुड़िए, जल्द से जल्द कनेक्ट हुई, सभी लोग को जोड़िए। जुड़ते ही आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी तक साथ समय नोटिफिकेशन मिल जाए क्लासेज की, या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड पढ़ रही हैं वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के जरिए, यूट्यूब नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो आई होप सभी लोग कनेक्ट हो रहेंगे। जॉनी कुमार, हेलो सर, हेलो। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा टिप्स आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको 4 सेशंस में या 4 टॉपिक्स से अगर बात की जाए, 4 सब्जेक्ट से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपका सिलेबस जो है वो 4 विषयों पर आधारित है। उनमें आपको पता ही है, एक हिंदी आपका है, दूसरा सामान्य अध्ययन है, तीसरा रीजनिंग है और चौथा मैथमेटिक्स है। इन चारों सेशंस में आपको अधिकतर नंबर स्कोर करने होंगे। जब तक आप अधिकतम नंबर स्कोर नहीं करेंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाई नहीं हैं। जब भी आप पेपर नियरेस्ट आता जाए, आपका काम है कि आपको प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। ऑनलाइन कम कीजिए चलेगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कम से कम  क्या करना है आपको, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स को हल करना है और सारे पोर्शन से नियर अबाउट 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 60% अगर आप लगभग अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप निश्चिंत होके क्या कर सकते हैं कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बट हर सेक्शन में 60%, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 60% हर सेक्शन में आप लगभग में अटेम्प्ट कीजिए। जोनी कुमार, सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं? अब पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार तो 130 प्लस के आसपास बन रही है, 140 में भी बना हुआ है, तो 35 लाख की संख्या है, तो संभावनाएं हैं कि ज़्यादा आपके हाई मेरिट बन सकते हैं। बट अगर आप सेक्शन वाइज चलते हैं तो सेक्शन वाइज 60 to 70% आप हल करके आते हैं, तो आई थिंक मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सेक्शन पे वापस आते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, ऑडियो भी क्लियर जा रहा होगा अब तक। जॉनी सर, मेरा 100 क्वेश्चन राइट हो रहा है। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो थोड़ा सा और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। बट 100 क्वेश्चन आई थिंक क्या 60-70% साथ के आसपास हो रहा है, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, 60। ठीक है, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और अब हम क्वेश्चन सेशन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन सेशन के पहला क्वेश्चन विजिबल होने लगा होगा, और ये 75 क्वेश्चंस का एक पूरा सीरीज है, और इस सीरीज के जरिए आपके हिंदी और जीएस के पोर्शन को हम कवर करेंगे। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप
ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद पहला काम एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दूसरा एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दिया कीजिए, तो थोड़ा हमको सपोर्ट भी मिल जाएगा समय से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स या नौकायान। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप किससे है? नौकायान से संबंधित है। ठीक है, नौकायान का एक और कप चलता है अपने यहाँ, क्या है? वेलिंगटन वेलिंगटन कप जो है वो भी नौकायान से संबंधित कप है। एडमिरल कप और वेलिंगटन कप या वेलिंगटन ट्रॉफी दोनों नौकायान से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, एन संजीवा रेड्डी। दो का डी, एन संजीवा रेड्डी। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो एन संजीवा रेड्डी भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। ठीक है, 1977 से 1982 तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे के मेहता, बी एन गॉडगिल या अमर्त्य सेन। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे के मेहता, बी एन गडगिल या अमर्त्य सेन। चलिए तो कौन है? प्रोफेसर जे के मेहता ने सिद्धांत दिया था आवश्यकता विहीनता का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो 4 का प्रकाश मंडल इसके प्रदीप्तमान या दीप्तमान अमुख को कहा जाता है जिसे हम देख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पर, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। जी ठीक, इसका एक और नाम भी है, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। और ये अमरकंटक के पठार से निकलती है जो नर्मदा के समीप एक स्रोत है। ठीक है, और यह नदी पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर या हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब लेते हैं। तो हवा में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो जाती है तो आग नहीं जल पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? आपके ऑप्शन है संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान।
चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो सही जवाब है टीपू सुल्तान ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शन है लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या पीला प्रकाश। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या पीला प्रकाश। समर यादव 9 का सी, निकी 8 का ए। समर 9 का नहीं, 8 का भी एक बार जवाब दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ले लेते हैं। तो नीले प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर घटते क्रम में प्रकाश को ध्यान में रखकर, कलर को ध्यान में रखकर हम बात करें तो आसमानी सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? बैगनी कलर में, उसके बाद आसमानी कलर में, और उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या लोखंडवाला। इसका जवाब 9 का सी दिया समर यादव ने। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो 9 का सी सही है, लोकनाथ इलाहाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। समर यादव 10 का ए। चलिए, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? कीन्स, मार्शल, रॉबर्टसन या जेबी से। देखिए ये अर्थशास्त्र से ही संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा स्वैप कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एक दो क्वेश्चन स्वैप हो जाने से। ठीक है, तुक्का मत लगाइएगा, गलत तुक्का लगाएंगे तो नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचिता कृपलानी। जॉनी कुमार सी। आई थिंक आप लोग को लेट क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? अगर ऐसी कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट में लिखिएगा कि सर लेट आ रहा है क्वेश्चन, तो उसका भी कोशिश करेंगे हम अपना रिफ्रेश रेशियो जो है उसको कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। ठीक है, और अभी के समय में ये चर्चित भी हैं। क्यों चर्चित है? इनको भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट हुआ है, भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, कल भी इस क्वेश्चन को चर्चा हुई थी, आज भी हो रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की
चर्चा भारत में हुई है और जल्द ही भारत रत्न उनको दिया जाएगा। ठीक है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? जयललिता, सुचेता कृपलानी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। समर 13 का डी। सही जवाब ले लेते हैं, तो 13 का बी है, सुचेता कृपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी से विवाहित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। चलिए 14 का आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। चलिए 14 का सही जवाब लेते हैं, तो सही जवाब है 25 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर इसके इतिहास पर बात कर लें तो 24 अक्टूबर 1973 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसके लिए एक तिथि का चुनाव किया गया। कौन सी तिथि का? 25 अक्टूबर का। ठीक है, क्योंकि इसी तारीख को 1970 में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतरराष्ट्रीय विकास रणनीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का तो सही जवाब है धन्यवाद। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो धन्यवाद होता है इनका अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है 1947, 1962, 1965 या 1971। निक्की 16 का डी और समर यादव 16 का बी। चलिए सही जवाब लेते हैं, तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा 1965 में हाजी पीर की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई थी। ठीक है, और बात की जाए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिसकी ताशकंद समझौता जो उज्बेकिस्तान में है उसके तहत, इस समझौते के तहत इस लड़ाई को खत्म किया गया था और ये हुआ था ताशकंद समझौता। अगर बात करें तो 1966 में हुआ था। ठीक है, 1965 में ये लड़ाई हुई थी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की अगुवाई में उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। चलिए सही जवाब ले लेते हैं, तो नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने महायान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था?
इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर जफर? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर? कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 18 का ए, अकबर जो था वो क्या था? मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। और इसके काल की अगर बात करें तो इसका काल था 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से 1605 तक। ठीक है, और इसने एक धर्म की स्थापना की थी 1582 में, जिस धर्म का नाम है दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या मालदीव। समर यादव 19 का सी। और कोई? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। 19 का सही जवाब है बी। ठीक है, नेपाल ने हाल ही में क्या किया था? अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क का नाम दिया है कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क का नाम दिया है कहाँ स्थित है? अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क का नाम दिया है कहाँ स्थित है? अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ? चलिए, सही जवाब ले लेते हैं। तो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है वह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। ठीक है, और अगर विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो कोलकाता में, तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल होता तो वो क्या होता? कोलकाता होता। क्वेश्चन नंबर 21, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोर जोर से पीटकर। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, या जोर जोर से पीटकर। समर यादव 21 का ए। चलिए, सही जवाब ले लेते हैं। तो दोनों गिलासों को अलग करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो बाहरी गिलास होगा उसको गर्म पानी में डाल देंगे। ऐसा क्यों होगा आप समझिए, क्योंकि शीशे का गिलास क्या होता है, उष्मा को जल्दी धारित कर लेता है। तो अगर हम गर्म पानी में रखेंगे तो बाहर वाला गिलास क्या होगा, फैल जाएगा और अंदर वाले गिलास से आसानी से निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, थॉमस रो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आपके ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर। चलिए, सही जवाब ले लेते हैं। थॉमस रो तो अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। कब आया था अगर बात करें तो 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में आया था। और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग, ठीक है, उसके पहले कैप्टन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया?
किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? निक्की 23 का बी। चल, सही जवाब लेते हैं। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, जबकि उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करेगा तो पहला स्थान होगा कजाकिस्तान का, और दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन, सोन, बेतवा या चंबल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन, सोन, बेतवा या चंबल? सही जवाब लेते हैं। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती। अभी जस्ट हमने बात किया है कि सोन नदी क्या होता है, पटना के करीब गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब लेते हैं। तो शेर शाह सूरी ने गज सिकंदरी का प्रयोग कर भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। गज सिकंदरी, याद रखिएगा भूमि मापन की इकाई क्या थी उस समय? गज सिकंदरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। आपके ऑप्शन हैं गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। 27 का बी। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। देखिए शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य किसका? सॉरी, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। यहाँ सीधा सा मतलब है केवल का अर्थ पूछ रहा है कैवल्य। तो 28 का सही जवाब होगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाले को कैवल्य या जिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस या कासिमिर फंक? 29 का डी, जिन्होंने जवाब 29 का डी दिया है वो सही है। कासिमिर फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, कुल विटामिन कौन कौन से? सभी विटामिन अगर बात करें तो ए बी सी डी ई और के विटामिन हैं। ठीक है, जिनमें जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई और के ये चारों किसमें घुलनशील हैं? ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 30।
इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। समर 30 कवि निकी ए। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की क्या की थी? आलोचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या तिरुपति? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या तिरुपति? चल सही जवाब लेते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, ठीक है। और हम्पी कहाँ है अगर बात करें तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है, ठीक है। और ये विरूपाक्ष मंदिर किस देव से संबंधित है? तो इसमें अगर कभी पूछेगा तो ये है शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ये हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 32। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? आपके ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या चीन। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले आए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है? गोवा, चेन्नई, कोलकाता या महाराष्ट्र? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35। निम्नलिखित में से किस देश में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? भारत, रूस, अमेरिका या डेनमार्क? 35 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 36। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? आपके ऑप्शन है 97वां, 106वां, 109वां या 115। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब लेते हैं। तो भारत का 106वां स्थान था किसमें? फीफा रैंकिंग में। 2021 की जो फीफा रैंकिंग थी उसमें भारत का स्थान 106वां था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। जर्मन स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नोरा फतेही, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण? जर्मन स्पोर्ट बियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नोरा फतेही, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत या दीपिका पादुकोण? चलिए सही जवाब लेते हैं।
तो दीपिका पादुकोण को 2021 में एडिडास ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा 2021 का बात है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं एम मैपिंग, नजर, गरुड़ या बाज। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ले लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ नामक ऐप लॉन्च किया है। वो क्या करेगा? वो सभी मतदान केंद्रों का डिजिटल मैपिंग करेगा। डिजिटल मैपिंग का मतलब क्या होता है? जीपीएस फेंसिंग करना किसी चीज का, वो क्या होता है? डिजिटल मैपिंग कहलाता है। तो ये आपके 38 क्वेश्चन अभी तक जीके के थे, या जीके कह लीजिए या जीएस कह लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट अपना सेशन समान हिंदी पर है, तो आप जुड़े रहिए समान हिंदी के लिए। और एक बार सभी से निवेदन है, जो लोग भी जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर कर शेयर जरूर कर लिया कीजिए। शेयर करने से व्यूज थोड़ा सा हम लोग का बढ़ता है, और आपके सपोर्ट से फायदा मिलता है हमको। तो एक बार निवेदन है, सभी लोग शेयर कर लीजिए, और हिंदी का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, हिंदी के सेशन के भी सेम क्वेश्चन है जितने हम लोगों ने जीएस में रखे हैं, उतना ही क्वेश्चन हमने हिंदी सेशन के लिए भी रखा हुआ है। तो एक बार निवेदन है सभी से कि आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए, क्योंकि लाइक्स कम है। व्यूज तो आ रहे हैं बट आने वाले लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करके जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, हिंदी का। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपके ऑप्शन हैं प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव या अभाव। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव या अभाव। चलिए सही जवाब लेते हैं। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द होगा तिरोभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपके ऑप्शन हैं आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। लिखिए 40 का डी। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चलिए, सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? रोपण करना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब हटा देना या विनाश कर देना, रोपण का मतलब जन्म देना या लगाना। क्वेश्चन नंबर 41, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा वो आपको ऑप्शन से चुनना है। आपके ऑप्शन हैं बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। 41 का ए। चलिए सही जवाब है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा, कभी कभी शुद्ध वाक्य में है लिखा हुआ है और ऊपर बिंदी होना चाहिए, वहां पे नहीं होता है और हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, ऐसे शुद्ध वाक्यों के लिए बहुत ही सजगता की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके ऑप्शन हैं एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है,
एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। 42 का देखते हैं 42 में क्या कह रहा है। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं का शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, अभी ऊपर आपने से बोला ना कि इस चीज का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे बी भी सही हो सकता था, लेकिन है और यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके ऑप्शन है, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ, घनिष्ठ, सभी आई थिंक लग रहे हैं सही हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। घनिष्ठ, 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 क्या सही होगा 44 का। चलिए, तो घनिष्ठ जो बी लिखा हुआ है वो सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, 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 क्या सही है 45 में। तो सही जवाब है औद्योगिक, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। अनल, दवानल, जठरानल या बड़वानल। 46 का सही जवाब लेते हैं। दवानल, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है दवानल। ठीक है, और बड़वानल जो लिखा है वो क्या है, समुद्र में लगने वाली के लिए एक शब्द है बड़वानल, और पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है जठराग्नि। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जहां लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के लिए के क्रम में सही विकल्प चुनिए। चलिए, 47 का सही जवाब होगा सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो वहां सम्मेलन। 48, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोपहार। तो विजयी होने पर क्या मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। आई थिंक ये ऑप्शन गलत है, पुरस्कार नहीं होगा, पारितोषिक होना चाहिए। ठीक है, पुरस्कार क्या है, एक सम्मान है, और विजयी होने पर क्या दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, शंख भाव या प्रणय। चलिए, 49 का सी। चलिए, सही जवाब ले लेते हैं। तो सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। ठीक है, अगर स्नेह की बात करें तो स्नेह क्या होगा, भाई और बहन का जो संबंध होता है उसमें जो होता है वो स्नेह होता है। और सांख्य भाव जो होता है अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति जो अनुराग होता है उसे सांख्य भाव कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50,
कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपशय, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र। तो क्या होगा? कलंक। क्वेश्चन नंबर 51, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं। समर यादव 51 का बी। चलिए, सही है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और अगर वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको कहते हैं अस्त्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी। 52 का जवाब लेते हैं, तो सही जवाब होगा वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वो है वीतरागी। ठीक है, और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसके लिए सही शब्द है अनुरागी। क्वेश्चन नंबर 53, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो। अमर, अजर, सदाबहार या तरुण। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। समर 53 का बी, निकी 53 का बी। सही जवाब है 53 का बी। ठीक है, अमर का मतलब क्या हो? जो कभी मरे ना। अजर का मतलब होगा जो कभी बूढ़ा ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। चलिए उनका सही जवाब लेते हैं। तो अवैध होता है जो कानून के विरुद्ध होता है। संवैधानिक जो संविधान के अनुरूप हो उसे संवैधानिक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, खेत का सही तत्सम शब्द है। खेत का सही तत्सम शब्द है खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो खेत का सही तत्सम है क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, घोटक का सही तत्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तत्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा या धड़, इनमें से कोई नहीं। चलिए 56 का सही जवाब लेते हैं। तो घोड़े का तत्भव है घोटक। क्वेश्चन नंबर 57, चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब लेते हैं। तो चतुष्पादिका चौकी का तत्सम शब्द है। चतुष्पादिका चौकी का तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, सूचिका का तत्भव शब्द है। सूचिका का तत्भव शब्द है सूचना, सुई, क्रम संख्या या इनमें से कोई नहीं। चलिए सूचिका का तत्भव है सुई। 59, त्वरित का तत्भव शब्द है। त्वरित का तत्भव शब्द है, आपके ऑप्शन है शीघ्र, तुरंत, तुरंत या बी और सी दोनों। 59 सही जवाब लेते हैं। तो त्वरित का तुरंत यानी बी और सी
दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से 64 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए गद्यांश को एक बार आप देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्तियों ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु दल पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बनाए गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों के रोकथाम तथा शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों में मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। एक बार आप गद्यांश को बैक करके भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, या वीडियो एंड होने के बाद भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगी तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो 2 बार से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एज पर अपना टाइम शेड्यूल, जितना टाइम आपके पास बचा है उसी हिसाब से। चलिए गद्यांश के आधारित क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। चलिए तो वो क्या कह रहा है? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति पर बात कर रहा है इस पूरे गद्यांश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? आपके ऑप्शन हैं, अमेरिका की विजय ने, जापान के गिराए गए अणुबम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। तो क्या है? जापान पर गिराए गए अणुबमों ने लोगों को विनाशकारी शस्त्र बनाने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर 62, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? देखिए क्वेश्चन का जवाब आपको गद्यांश के आधार पर ही देना है, याद रखिएगा माइंड में। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से। 62, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। क्वेश्चन नंबर 63, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? देखिए जब आप, फिर मैं कह रहा हूं कि गद्यांश के आधार पर ही देना है। आपके ऑप्शन है, अपनी अपनी सेनाओं में कमी के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, या पारस्परिक भय के कारण। चलिए सही जवाब है तो पारस्परिक भय के कारण। गद्यांश के आधार पर हम ये जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक युग भयंकर एवं विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है, और दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं।
चलिए सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन हैं सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सीधी सी बात कर रहा है। तो 65 का सही जवाब आई थिंक होगा सी, देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन है आ, उ, ए और इया। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और इया। चलिए सही जवाब लेते हैं 66 का। तो सही जवाब है डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 8। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 8। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बार बार हर प्रैक्टिस सेट में आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि जिसमें सर्वनाम पर चर्चा हो रही है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला। चंचल चौधरी आपका स्वागत है, बहुत लेट जुड़े हैं आप। चलिए 68 पे का सही जवाब लेते हैं। तो 68 का सही जवाब है तेज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आपके ऑप्शन हैं पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। चलिए 69 का सही जवाब लेते हैं। तो सहायता जो है वो एक वचन और बहुवचन में दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, भूदर्भ का संधि होगा भूधन धव, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ध्व या भूधन वा। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो गई हो। तो ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीन पे जरूर देख लीजिएगा। कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी कठिनाई सबको होती है। ठीक है। चलिए भूधर्व का संधि है। तो सही जवाब लेते हैं भूधन ऊर्ध्व। क्वेश्चन नंबर 71, हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या नामधातु। 71 का सही जवाब लेते हैं। तो हथियाना में नामधातु क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 72, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उत धन चारण, उचह धन चारण। 72 का सही जवाब लेते हैं। तो उत धन चारण उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। अगर बात करें कौन सी संधि है तो यह है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है। क्या है ये? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब लेते हैं। तो वा का उच्चारण स्थल है दंतोष्ठ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, राम ने खाना खाया में
खा खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, आसन्न भूत। राम ने खाया होगा में कौन सी क्रिया है? राम ने खाया होगा में कौन सी क्रिया है? चलिए 74 का सही जवाब ले लेते हैं। तो 74 का सही जवाब होगा संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि खाया कि नहीं खाया। और इस सेशन का अंतिम सवाल, अंतिम क्वेश्चन 75। नीचे दी गई पंक्ति में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाए हैं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। इसको क्या करना है? सही वे में व्यवस्थित करना है। आप स्क्रीन पे एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। आपका है पहला, शुरुआत है एक, या ऑप्शन है एक राष्ट्रीय चेतना, रा ऑप्शन है समष्टि ही, ला ऑप्शन है लेकर रहने वाले व्यक्ति, वा ऑप्शन है भौगोलिक सीमा में, और लास्ट है देश है। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सही क्रम में होगा एक भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। ठीक है, तो इसको मैच कर लीजिए। वा या ला रा, वा या ला रा, यानी सी सही है। तो आई थिंक सभी को क्लियर व्यू मिला होगा, और जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट दिख रहा होगा क्वेश्चन में, या कहीं भी कोई भी समस्या दिख रही होगी, तो कमेंट्स कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी दिक्कत अगर आपको नज़र आ रही होगी, चाहे वो जीएस का हो या हिंदी का हो, तो आपसे निवेदन है